नमस्कार बच्चों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। बोर्ड परीक्षा के दृष्टिगत कक्षा 10 हिंदी पेपर में किस तरीके के प्रश्न आपके सामने 2026 में होंगे, उसी से सेम मिलता जुलता मैं प्रारूप मॉडल आप सभी को बताना चाहता हूं। और उस तरीके से आप प्रश्न हल करेंगे तो आपको अच्छे नंबर प्राप्त हो सकते हैं। चलिए आ जाइए विषय पर। देखिए यहाँ पहले लिखा गया है हिंदी और ये पूर्णांक है 70 नंबर का। 30 नंबर प्रैक्टिकल में आपको मिलेंगे और 70 नंबर लिखित करना है। समय यहाँ दिया गया है 3 घंटा। 3 घंटा 15 मिनट समय आपको मिलेंगे। और ये जो निर्देश दिया है, निर्देश को खूब अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। जैसे कि यहाँ दिया गया, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया गया है। और दूसरा देख लीजिए, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। मतलब जितने प्रश्न इस प्रश्न पत्र में होंगे सभी प्रश्न आपको करने होंगे। तीसरा देखिए, यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभक्त है, खंड आ तथा खंड बा। तो 2 खंडों में यह विभाजित है। चौथा विकल्प देखिए, इस प्रश्न पत्र के खंड आ में, जो खंड आ है उसमें 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है और जिसमें दिए गए 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करके OMR उत्तर पत्र पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से विकल्प वाले गोले को अच्छी तरह से फिलअप कर देंगे, अच्छी तरह से उस गोले को भर देंगे। ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए, इस बात का आप सभी को ध्यान देना है। और 5वां देखिए निर्देश में क्या है, खंड आ के बहुविकल्पीय प्रश्नों हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। अर्थात बहुविकल्पीय जो प्रश्न है वह 1 नंबर के होंगे। और दिया गया, बहुविकल्पीय प्रश्नों हेतु नकारात्मक अंकन की व्यवस्था नहीं है। मतलब यदि आपका रैंक भी हो गया है तो उससे कोई नुकसान आपका नहीं होगा, केवल नंबर आपको नहीं मिलेंगे। और अतः सभी प्रश्नों के उत्तर लिखने का प्रयास जरूर करिएगा। और देख लीजिए 6वां विकल्प क्या है, OMR सीट। उत्तर देने के पश्चात संबंधित गोले को काटना नहीं है तथा इरेजर एवं व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना है। ना तो इरेज करेंगे और ना ही व्हाइटनर का प्रयोग करेंगे। अब आगे आ जाइए, देखिए अब इसमें 6वें के बाद 7वां देखिए। 7वां निशान क्या है, प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके अंक निर्धारित किए गए हैं, अंक दिए हैं कितने नंबर का वह प्रश्न है। इसके बाद 8वां देखिए, खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। वर्णनात्मक का मतलब होता है लिखने वाले, वर्णन करने वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके लिए कुल 50 अंक आपको मिलेंगे। और एकदम अंतिम वाला जो प्रश्न है, इसमें खंड बा के प्रश्नों के उत्तर यथासंभव क्रम के अनुसार लिखने का प्रयास कीजिए। जो प्रश्न नहीं आता है उस पर आप अपना कीमती समय जाया न करें। अर्थात जो प्रश्न आपको सही तरीके से आ रहा है
उस प्रश्न को पहले हल करें, पहले उसको लिखें। इस बात का हमेशा ध्यान रखें और जो नहीं आ रहा है उस पर समय अपना आप जाया न करें, नुकसान न करें, क्योंकि समय आपको केवल 3 घंटे मिला है। 15 मिनट जो है आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिला हुआ है, तो 3 घंटा बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। अब आ जाइए विषय पर। खंड आ में देख लीजिए, खंड आ में क्या क्या कहा गया है। खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, तो विकल्पीय 4 है, चारों में से एक सही है और 3 रॉन्ग है। तो देख लीजिए यहाँ लिखा गया पहला प्रश्न, सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है। इन 4 विकल्पों में से जो विकल्प सही है उस पर टिक करना है और OMR शीट में फिलअप करना है। जैसे सेवा सदन प्रेमचंद की रचना है। विकल्प नंबर, अब यहाँ आ जाइए, नेक्स्ट देखिए दूसरा नंबर। दूसरा देखिए, दूसरे में दिया गया है कि ढुलाई वाली कहानी के रचयिता कौन है। अब इसमें 4 विकल्पों में से जो सही है उस पर सही का निशान और OMR शीट फिलअप करना है, तो बंग महिला। और तीसरा प्रश्न देखिए, आलोचकों ने गद्य की कसौटी किस विधा को कहा है, तो वह है निबंध विधा। निबंध विधा को गद्य की कसौटी कहा गया है। चौथा देखिए प्रश्न विकल्पीय, स्मृति की रेखाएं अर्थात रेखा चित्र की रचनाकार कौन है। तो रचनाकार इसमें देखिए ये चौथा विकल्प सही है, महादेवी वर्मा जी है। और पांचवा देख लीजिए विकल्पीय प्रश्न। पांचवें प्रश्न में हिंदी गद्य साहित्य में शुक्ल युग की समय सीमा मानी जाती है, तो कौन सी समय सीमा इन 4 विकल्पों में से सही है, तो विकल्प नंबर बी सही है। और ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, मिसप्रिंट हो गया है, तो यहाँ 1919 सही रहेगा, तो इस विकल्प को सही कर देना है। और इसके बाद छठा प्रश्न देखिए, शिवराज भूषण के रचनाकार है, कौन है रचनाकार, अर्थात विकल्प नंबर 1 भूषण। और अब देख लीजिए 7वां प्रश्न विकल्पी, भारतेंदु युग के प्रवर्तक माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं, अर्थात भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसके बाद 8वां प्रश्न है देखिए, दूसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ, किस सन में प्रकाशित हुआ, तो विकल्प नंबर डी सही है, 1951। और इसके बाद 9वां प्रश्न देखिए विकल्पी, 9वें में देख लीजिए, लोकायतन की रचनाकार है, कौन है, अर्थात सुमित्रानंदन पंत जी है। 10वां देख लीजिए, महादेवी वर्मा जी की रचना नहीं है, तो रचना ये 3 रचना इनकी है, लेकिन ये उर्वशी वाली रचना इनकी नहीं है, तो इस पर सही कर देना है। और इसके बाद अब नेक्स्ट देख लीजिए, हाँ 11वां देखिए, 11वें में दिया गया निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है, अर्थात निर्वेद सी शांत रस का स्थायी भाव है। इसके बाद 12वां क्वेश्चन देखिए, रोला छंद कितने चरण का होता है, अर्थात ए विकल्प सही है, 4 चरण होते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल
बंधव हरिराई पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार वाला विकल्प सही है। इसके बाद यहां देख लीजिए 14वां प्रश्न है, माता पिता में प्रयुक्त समास अर्थात माता पिता में कौन सा समास है? तो विकल्प नंबर 20 सही है, द्वंद्व समास। अब 15वां प्रश्न देखिए, 15वें प्रश्न में चंद्रमा का पर्यायवाची क्या है? तो चंद्रमा का पर्यायवाची सी विकल्प सही है, राकेश। 16वां देख लीजिए, सहोदर में प्रयुक्त उपसर्ग है अर्थात सहोदर शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो सह उपसर्ग है। और 17वां देख लीजिए, 17वां दिया है, युष्मद शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप होगा। तो एक वचन का रूप क्या होगा? त्वम, बी विकल्प सही है। इसके बाद 18वां प्रश्न देखिए, विकारी शब्द कितने प्रकार के? विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? अर्थात विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, इतने पूछा गया है। और इसके बाद देखिए 19वां प्रश्न, 19वें प्रश्न में कर्मवाच्य में प्रधानता होती है। तो कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? अर्थात विकल्प नंबर सी सही है, कर्म की प्रधानता होती है। अब अगला देख लीजिए, नेक्स्ट अब 20वां देखिए, इसमें क्वेश्चन है विकल्पीय में शब्दों का सार्थक समूह, शब्दों का सार्थक समूह जब अपनी पूर्णता और व्यवस्थित पद क्रम को प्राप्त करता है तो कहलाता है, क्या कहलाता है? अर्थात विकल्प ये सही है, वाक्य कहलाता है। अब देख लीजिए, यहां आ गया खंड बा, विकल्पीय क्वेश्चन खत्म हो गए। एक नंबर के 20 प्रश्न थे और 20 नंबर आपको उस पर मिलेंगे। अब वर्णनात्मक प्रश्न है। वर्णनात्मक का मतलब ही होता है कि वर्णन करना अर्थात उसको उत्तर पुस्तिका वाली कॉपी में लिखना। देख लीजिए 21वां प्रश्न, निम्नलिखित में से एक गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये गद्यांश 2 रहेंगे, दोनों में से जो आपको आ रहा हो उस वाले प्रश्न को हल करिएगा। जैसे कि ये गद्यांश जो रहेंगे ये 3 नंबर के प्रश्न होंगे और एक प्रश्न का 2 नंबर होगा। जैसे देख लीजिए यहाँ 2 + 2 + 2 बराबर 6 नंबर। तो आप इस गद्यांश को पढ़ेंगे, इसी गद्यांश में ही उन तीनों प्रश्नों का उत्तर है। जैसे कि लिखा गया, दूसरी बात जो इस संबंध में विचारणीय है वह यह है कि भारतीय संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। इसी नैतिक चेतना के सूत्र से हमारे नगर और ग्राम, हमारे प्रदेश और संप्रदाय, हमारे विभिन्न वर्ग और जातियां आपस में बंधी हुई है, जहां उनमें और सब तरह की विभिन्नताएं हैं वहां उन सब में एकता वाला भाव है। इसी बात को ठीक तरह से पहचान लेने से बापू ने जन साधारण को बुद्धिजीवों के नेतृत्व में क्रांति करने के लिए, तत्पर करने के लिए इसी नैतिक चेतना का सहारा लिया था।
अब यहां देख लीजिए प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न में 21वें प्रश्न में पूछा जा रहा है, प्रश्न नंबर पहला देखिए रोमन अंक में तो लिखा है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब इस जो ये गद्यांश दिया गया है इसका संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ आप कैसे लिखेंगे, जैसे बताया गया है कि प्रस्तुत गद्यांश, क्योंकि ये गद्य है तो गद्य बोलना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के भारतीय संस्कृति शीर्षक नामक पाठ से लिया गया है। इस गद्यांश के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। ये पहला प्रश्न आपका इस तरीके से हल हो जाएगा। अब दूसरा प्रश्न देख लीजिए। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, हमारे देश का प्राण है। प्राण क्या है, अब यहां देख लीजिए उत्तर है हमारे देश की संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है, इसका उत्तर हो जाएगा। और इसके बाद तीसरा प्रश्न देख लीजिए, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो तीसरा प्रश्न है गद्यांश, ये जो है इसका निचोड़ लिखिएगा, इसका सार लिखिएगा। ये जो अंडरलाइन करी गई है या की गई है, इस अंडरलाइन की व्याख्या करके लिख देंगे तो आपको 2 नंबर इससे मिल जाएंगे। और अब अगला देखिए खा वाला प्रश्न है, अथवा करके दिया रहेगा तो अथवा में एक ही करना होता है, 2 नहीं करना है, एक करना है। आप देखिए खा में दिया गया ये भी गद्यांश है, वह स्वारोही अवाक खड़ा था, बुढ़िया के प्राण पक्षी अनंत में उड़ गए, वहां एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया। सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उसके पुत्र अकबर ने उसकी स्मृति में यह गगनचुंबी मंदिर बनाया, पर उसमें ममता का कहीं नाम नहीं है। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ लिखा गया उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो दोनों में से एक करना जो आपको आ रहा हो। तो इसका गद्यांश संदर्भ यह होगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड से ममता शीर्षक नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। पहला प्रश्न का उत्तर हो गया। और दूसरे उत्तर में प्रश्न में देख लीजिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश अर्थात ये जो रेखा खींची गई यहां से लेकर के यहां तक की आपको व्याख्या करनी है, इसका सार लिख देना है, तो इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। और तीसरा प्रश्न देखिए, अकबर ने किसकी स्मृति में मंदिर बनवाया। तो यहां देख लीजिए अकबर ने, यहां लिखा गया है ना, अकबर ने अपने पिता हुमायूं की स्मृति में, अपने पिता हुमायूं की स्मृति में अष्टकोण नाम का मंदिर वहां बनवाया। अब ये खत्म हो गया। अब आ जाइए इस पर। अब अगला पेज देख लीजिए, 22वां क्वेश्चन। 22वें में भी देखिए 2 पद्य रहेगा, दोनों में से एक करना जो आपको आ रहा हो। जैसे दिया गया कि निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसको आप पढ़ेंगे, पढ़ करके नीचे लिखे प्रश्नों का आप उत्तर लिखेंगे। नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। जैसे देख लीजिए यहाँ प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ आप लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड से वन पथ पर शीर्षक नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। ये आपका पहला प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। और इसके बाद देख लीजिए, इसमें दिया है दूसरा प्रश्न, पद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखा नीचे जो अंडरलाइन करी गई है, जैसे देख लीजिए यहाँ रेखा खींची गई है,
पुरते निकसी रघुवीर बधु धरि धीर दहे मग में डग द्वय जल की भरी भाल कनी जल की पुट सूख गए मधुरादर वय। तो ये जितनी अंडरलाइन जिन वाक्यांशों के नीचे खींची गई है केवल उसी की व्याख्या करनी है, आपको ज्यादा की व्याख्या नहीं करनी है। वही चीज लिखा गया कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ देख लीजिए, अर्थात यह प्रसंग उस समय का है जब श्री रामचंद्र जी को 14 वर्षों का वनवास होता है और श्री रामचंद्र जी अपने पिता की आज्ञा के अनुसार वनपथ पर चलने के लिए तैयार होते हैं और साथ साथ उनके धर्मपत्नी सीता और अनुज लक्ष्मण जब कुछ ही दूर चलते हैं तो उसी समय का देखिए वर्णन किया गया कि रघुवीर वधु अर्थात रघुवीर अर्थात श्री रामचंद्र जी की धर्मपत्नी सीता जैसे ही अयोध्यापुर से निकलती हैं और रास्ते में डग का मतलब होता है रास्ता, डग माने कदम होता है, मग माने रास्ता होता है। जैसे ही वह रास्ते में 2 ही कदम धैर्य धारण करके चलती हैं वैसे ही उनके भाल माने मस्तक पर जलकी का मतलब होता है कनी मानी बूंदे, झलकी भरी का मतलब होता है दिखाई देने लगती हैं। और उनके जो मधुरा अधर माने होता है ओठ और मधुर माने होता है मीठा। तो कहने का मतलब जो कोमल उनके होंठ थे उसके पुट सूख गए का मतलब उनके जो कोमल होंठ हैं वह सूख गए हैं। इस तरीके की स्थितियां उत्पन्न हो गई। केवल इतने लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है। फिर इसके बाद देख लीजिए तीसरा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। तीसरा प्रश्न इसमें यही पूछा जा रहा है, पद्यांश में तीय की लख आतुरता किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। पद्यांश में तीय की लख आतुरता किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। अर्थात तीय माने होता है पत्नी, लख माने देख करके, आतुरता माने आकुलता वाले भाव को देख करके। कौन देख रहा है, अर्थात श्री रामचंद्र जी अपनी धर्मपत्नी सीता को देख रहे हैं। तो श्री रामचंद्र जी के लिए यह शब्द प्रयुक्त हुआ है। अब अगला देख लीजिए, इसमें खंडखा, खंडखा में दूसरा पद दिया गया है। अब इसमें भी देख लीजिए ये दिया गया है, इसको पढ़िएगा और पढ़ करके उत्तर दीजिएगा। जैसे यहाँ दिया गया उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो इसका संदर्भ लिखना होगा। तो संदर्भ इस तरीके से होगा, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड से हल्दी घाटी शीर्षक नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता श्याम नारायण पांडे जी हैं। ये 2 नंबर आपको दिला दिया। और इसके बाद देखिए यहाँ दिया गया है पद्यांश के रेखांकित, पद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये जो रेखा अंडरलाइन करी गई इसी की व्याख्या करनी है। इसके बाद तीसरा प्रश्न जो दिया गया है, कर और रण कौशल शब्दों के अर्थ लिखिए। कर और रण कौशल के अर्थ लिखिए। तो कर माने हाथ होता है, रण कौशल का मतलब होता है युद्ध में लड़ने की कुशलता। तो इसका ये अर्थ हो गया। 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। और इसके बाद आ जाइए अब पेज नंबर, अगला पेज देखिए 23वां प्रश्न है। 23वें प्रश्न में क्या दिया गया है, तो इसमें प्रश्न में देख लीजिए, नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। तो संस्कृत गद्यांश आएगा और पद्यांश 2 आएगा। मतलब गद्य और पद्य दोनों में से दोनों करना है, लेकिन उसके विकल्प 4 दिए रहेंगे, चारों में से 2 करना है। जैसे यहाँ देख लीजिए, अब इसका संदर्भ लिखना होगा। संदर्भ बिना संदर्भ लिखे आप अगर इसका अनुवाद करेंगे तो आपके नंबर 2 नंबर ये कट जाएंगे। देखिए लिखा है ना 2 नंबर, 2 और 3 5 होता है, तो 3 नंबर अनुवाद पर मिलेगा, 2 नंबर संदर्भ पर मिलेगा। तो इसका संदर्भ ऐसे लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के वाराणसी शीर्षक नामक पाठ से लिया गया है। इस पर आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। अब इसका अनुवाद हेडिंग लिखेंगे और का
प्रश्नोत्तर नंबर का लिखेंगे, अनुवाद लिख करके तब इसका अनुवाद करेंगे। जैसे कि यह ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति, यह नगरी भारतीय संस्कृति, और भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र, भाषा की केंद्र स्थली है। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति और भारतीय संस्कृत और भारतीय संस्कृत की केंद्र स्थली है। इतएव इसीलिए संस्कृत वाङ्मय से, इसीलिए देववाणी संस्कृत का आलोक माने प्रकाश सर्वत्र प्रसरिता का मतलब होता है चारों ओर फैला हुआ है। और मुगल युवराजा, मुगल युवराज दारा सिको अत्रागत यहाँ आकर के भारतीय दर्शन शास्त्राणाम, भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किए। सातेषाम, उनके ज्ञानेन, ज्ञान से ही प्रभावित हो करके यत की तेन, उन्होंने उपनिषदाम का मतलब होता है उपनिषद का अनुवाद, पारसी भाषा, कारिता का मतलब होता है पारसी भाषा में कराया। पारसी भाषायाम कारिता, पारसी भाषा में कराया। तो आपको यह आ रहा है तो इसको करिए। अथवा दिया है, जहां अथवा होगा अथवा में से यह समझिएगा कि दोनों में से एक करना है। अब देख लीजिए, खा में दिया गया है तो नागरिका बहुकालम यावत अचिंतयत परम प्रहेलिकाया उत्तरम दातुं समर्थाना भवत अतः ग्रामीणम अवदत अहम अस्याः प्रहेलिकाया उत्तरम न जानामि इदं श्रुत्वा ग्रामीणा कथयत यदि भवान उत्तरम न जानाता ही ददातु 10 रूप्यकाणि अतः म्लान मुखेन नागरिकेण समय अनुसारम 10 रूप्यकाणि दत्तानि। तो इस तरीके से चाहे वह आ रहा ऊपर वाला का रहा हो तो का करिए, खा रहा तो खा करिए। तो इसमें भी लेकिन संदर्भ आपको लिखना होगा। अब जैसे कि प्रबुद्धो ग्रामीणा शब्द पाठ से लिया गया है तो इसमें आप ऐसे लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के प्रबुद्धो ग्रामीणा शीर्षक नामक पाठ से लिया गया है। इतने लिखना है, उसमें रचनाकार और लेखक का नाम नहीं लिखना है। इसके बाद इसका अनुवाद कर देंगे। तो नागरिका, नागरिक, बहुकालम का मतलब बहुत देर तक, यावत सोचता रहा, यावत अचिंत्य सोचता रहा, परंतु लेकिन प्रहेलिकाया, प्रहेलिका अर्थात पहेली के उत्तर को दातुम समर्था न, वो उत्तर देने में समर्थ नहीं हुआ। अतः इसलिए ग्रामीणम अवदत, इसलिए उस नगरी या शहरी बाबू ने ग्रामीण, अवदत का मतलब ग्रामीण से कहा, अहम अस्याह, अहम माने मैं, अस्याह माने इस, प्रहेलिका माने पहेली का, उत्तर ना जाना, मैं उत्तर नहीं जानता हूँ। इदम श्रुत्वा, यह सुनकर ग्रामीणा कथयत, यह सुनकर ग्रामीण ने कहा, यदि भवान, यदि आप उत्तरम ना जानाति, यदि उत्तर नहीं जानते हैं, ताई तो 10 रूप्यकाणि ददातु, तो हमें शर्त के अनुसार 10 रुपया दे दीजिए। अतः इसलिए म्लान मुखेन, दुखी मन से, नागरिकेण, नागरिक के द्वारा, या शर्तानुसार, समयानुसार का मतलब शर्त के अनुसार 10 रूप्यकाणि दत्तानि, अर्थात शहरी बाबू ने उस ग्रामीण नागरिक को 10 रुपए दे दिए। अब 24वां देखिए प्रश्न इसमें है। 24वें प्रश्न में क्या कहा गया है? चौबीसवें प्रश्न में दिया गया कि नीचे दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। किसी एक का अनुवाद करना, जैसे दिया गया सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। तो यह भारतीय संस्कृति, संस्कृत खंड से लिया गया है। और ये दूसरा जो लिया गया है, यह दूसरा जीवन सूत्राणि नामक पाठ से लिया गया है। तो इसमें ऐसे लिखेंगे, इसका पहले संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति शीर्षक नामक पाठ से लिया गया है। 2 नंबर आपको मिल जाएगा। अब इसका अनुवाद कर देंगे। सर्वे भवन्ति सुखिनः, अर्थात सभी सुखी हो, सर्वे सभी सुखिनः भवन्ति, सभी सुखी हो, सर्वे सभी निरामया निरोग, संतु माने हो सभी निरोग हो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां, और सभी को कल्याण की दृष्टि से देखें,
कश्चित दुख भाग भवेत, और किसी मानव को किसी प्रकार का कोई दुख न हो। और यहाँ देख लीजिए अथवा में दिया है, इसमें भी आप वही लिखेंगे, संदर्भ लिखेंगे, मानव हित्वा प्रियो भवति, अर्थात अहंकार का हित्वा माने त्याग करके मनुष्य प्रिय हो जाता है, और क्रोध का त्याग करके हित्वा माने छोड़ करके ना सोचत शोक नहीं करता है, कामम कामनाओं का त्याग करके अर्थवान हो जाता है, अर्थात धनवान हो जाता है, लोभम हित्वा लोभ का त्याग करते अर्थात लालच का त्याग करके इंसान सुखी हो जाता है। इस तरीके से अनुवाद कर देंगे। और इसके बाद अब यहाँ देखिए 25वां प्रश्न दिया गया है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से एक प्रश्न का उत्तर देना है। अर्थात ये जो अग्रपूजा खंड काव्य है, अग्रपूजा खंड काव्य से आपको उत्तर देना, क्योंकि आजमगढ़ जिले के लिए ये अग्रपूजा खंड काव्य निर्धारित किया गया है और इसी को लिखना है। जैसे यहाँ दिया गया अग्रपूजा खंड काव्य के आधार पर श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण कीजिए और खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। ये दोनों ऑनलाइन हमने वीडियो डाल दिया है, उसको आप देख लीजिएगा और उसके अनुसार ही चरित्र चित्रण आ रहा है तो चरित्र चित्रण कर दीजिएगा, अथवा उस अग्रपूजा खंड काव्य की कथा वस्तु का सारांश यदि लर्ण किए है तो सारांश लिख दीजिएगा, क्योंकि सार लिखने की बात कर रहा है। अब यहाँ देख लीजिए 26वां प्रश्न क्या है। 26वें प्रश्न में दिया है, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय एवं उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पद्मलाल, पुन्नालाल, बख्शी, रामधारी सिंह दिनकर। तो हमने इसका संक्षिप्त तरीके से बताया है कि जीवन परिचय जब भी आप लिखेंगे तो बिल्कुल जैसे कि जन्म सन तारीख, स्थान का नाम, माता पिता के नाम का उल्लेख दिया गया तो माता पिता के नाम का उल्लेख कर दीजिएगा, और साथ ही साथ उन्होंने किसी संवैधानिक पद पर या किसी विभाग में किसी संवैधानिक पद पर आसीन रहे तो उसका लिखिए, और उनकी प्राथमिक शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई इसका भी वीडियो हमने बनाया हुआ, उसको देख लेंगे तो आसानी से लिख ले जाएंगे। और इसमें देखिए पद्य से आया है, पद्य में सूरदास, सुमित्रानंदन पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान, तो इसका भी वीडियो उसमें बनाया गया है। तो उस तरीके से उसको देख करके उन बिंदुओं को याद करके आप जीवन परिचय लिख सकते हैं। अब अगला देख लीजिए 29वां प्रश्न है। 27वां प्रश्न क्या कहता है। 27वां प्रश्न यही कहता है कि आपको श्लोक लिखना है। अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया, मतलब प्रश्न पत्र में जो ना आया हो वही श्लोक लिखिएगा। प्रश्न पत्र में आया हुआ लिख देंगे तो नंबर आपके 2 कट जाएंगे, मिलेंगे नहीं। तो दूसरा कोई लिखिएगा जो आपको लर्न हो, जैसे कि मंगलम वर्णम यत्र विभूतिश्च भूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशी केन उपमीयते। तो इस तरीके से लिख देंगे, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। 28वां प्रश्न दिया है, अपने मोहल्ले नालियों की सफाई करने हेतु नगर पालिका के चेयरमैन को पत्र लिखना है। अथवा दूसरा देखिए पत्र लिखने के लिए आएगा प्रार्थना पत्र। विद्यालय में टीसी लेने हैं तो प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखेंगे। तो दोनों विषय पर अच्छे तरीके से बताया गया है, उसको लिख लीजिएगा। और साथ ही साथ इसका वीडियो भी बनाए हैं हम, किस तरीके से आपका लिखने का प्रार्थना पत्र लिखने का प्रारूप होगा उसको देख लीजिएगा, और आप अच्छे तरीके से प्रार्थना पत्र लिख करके 4 नंबर के भागीदार आप बन सकते हैं। 4 नंबर आपको मिलेंगे। और देखिए 29वां जो प्रश्न है, 29वें प्रश्न में दिया है, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 विकल्प दिया गया है, संस्कृत में उत्तर देना है। जैसे चंद्रशेखर का आसीत, तो चंद्रशेखर एक क्रांतिकारी देशभक्त
आसीत, इस तरीके से लिख देंगे। कीर्ति केन वर्धते, अर्थात कीर्ति दानेन वर्धते, एक शब्द खाली लिखना है, दानेन, दानेन वर्धते। और इसमें हो जाएगा चंद्रशेखरा का आसीत एक क्रांतिकारी देशभक्त आसीत। इस तरीके से लेंगे देंगे, 2 नंबर आपको इस पर मिलेंगे। और तीसरा प्रश्न जो दिया है, प्रहेलिकायाम उत्तरम किम आसीत, अर्थात प्रहेलिकायाम उत्तरम, खाली एक शब्द लिखना है, पत्रम, पत्रम आसीत। और कूपा किमर्थम दुखम अनुभवती, तो कूपः नितराम नीचो अस्मीति मत्वा दुखम, ये दुखम होगा, दुखम अनुभवती हो जाएगा। अब तीसवा प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, देख लीजिए। अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित विषयों में से एक विषय पर निबंध लिखना है। जैसे विज्ञान वरदान है या अभिशाप, इसका हमने एक वीडियो बना करके आपके बीच में चला भी गया है, तो इसको देख लीजिएगा। और साथ ही साथ एक और हमने पर्यावरण के ऊपर बनाया, उसको भी देख लीजिएगा, हो सकता है बोर्ड एग्जाम में वह आए। और एक इस पर भी देख लीजिएगा, छात्र और अनुशासन निबंध के ऊपर भी थोड़ा सा आप हेडिंग वाइज पढ़ लीजिएगा। अगर ये 3 विकल्प का चयन किए रहेंगे तो आप अच्छे तरीके से निबंध कार्य लेखन करके आप 7 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। और प्रश्न पत्र से संबंधित यदि किसी प्रकार की जानकारी न समझ में आई हो तो कमेंट अवश्य करें, और हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 के दृष्टिगत हिंदी प्रश्न पत्र को खूब अच्छे तरीके से, जिस तरीके से हमने बताया उस तरीके से लर्न करें, कंठस्थ करें, ताकि आप हिंदी में अच्छा नंबर पाएं। और हर तरीके से हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।